जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम आईएएस यूट्यूब चैनल। आप सभी का 17 मार्च 2026 के द हिंदू न्यूज अनबॉक्सिंग सेशन में बहुत 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 स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास का जो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, आज की क्लास हम लोग एक बहुत ब्यूटीफुल मोटिवेशन कोट से करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, लेजीनेस जो है, लेजीनेस किल्स एम्बिशन, एंगर किल्स विजडम, फियर किल्स ड्रीम्स, ईगो किल्स ग्रोथ, jealousy kills peace, doubt kills confidence, excuses kills result, and hesitation kills action. But अगर मैं इसे उल्टा पढ़ूं तो, now read that from right to left. Ambition kills laziness, wisdom kills anger, dreams kills fear, growth kills ego, peace kills jealousy, doubts kills doubt, confidence kills doubts, result kills excuses, action kills hesitation. So जीवन में हमें हमेशा पॉजिटिव चीजों की तरफ देखना है। हमें हमेशा हमारे जो गोल है, हमारे जो वर्च्यूज हैं, वो पॉजिटिव होने चाहिए। हमारे पास एम्बिशन होना चाहिए, हमारे पास विजडम होना चाहिए, हमारे पास ड्रीम्स होनी चाहिए, हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, हमारी पीस होनी चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे रिजल्ट होने चाहिए, हमारे एक्शन होने चाहिए, ताकि आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी एक एक करके क्या हो सके, खत्म हो सके। राइट? तो जीवन में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए आगे बढ़ना है ना बच्चों। चलो शुरू करते हैं आज के टेबल ऑफ कंटेंट से। सबसे पहली हमें जो न्यूज कवर करनी है वो चार न्यूज है जो आज हमें कवर करनी है। सबसे पहली है, इंडिया यूएस डील इज ऑफ। क्या वास्तव में इंडिया यूएसए की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था, क्या वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब ऑफ होने जा रहा है? क्योंकि उसे ऑफिशियली इंडिया ने होल्ड पर डाल दिया है। क्यों होल्ड पर डाला है आगे देखेंगे, है ना। देन ऑपरेशन संकल्प, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। मैं अगर आप लोगों को बोलूं, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आज के पेपर में है तो वो है ऑपरेशन संकल्प। आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी न्यूज है जो हमें कवर करनी है। देन थर्ड इज क्वांटम लैब सेंटर, जो है क्वांटम लैब स्टैब्लिश करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। देन थर्ड इज अगेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, दैट इज न्यू क्रैब फाउंड इन केरला, है ना। केरला का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क में एक बड़ा ही यूनिक क्रैब हमें मिला है, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न घाट्स में मिला है, उसमें डिस्कस करेंगे। दो एडिटोरियल हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहला, नेबरहुड डिप्लोमेसी, सुहासनी हैदर ने ये लिखा है, बहुत अच्छा एडिटोरियल है, उसको डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास में हमने बेलम इंडिकेटर्स डिस्कस किए थे, उसी बेलम इंडिकेटर्स का एक एक्सटेंशन है, डेट इज न्यू फॉरेस्ट फाइनेंस मॉडल, जो है वो अगेन बेलम समिट से निकला हुआ एक फाइनेंस मॉडल है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट डील, दैट इज इंडिया टू साइन द यूएस डील ओनली आफ्टर क्लैरिटी ऑन रेट्स। इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि हम यूएसए के साथ जो एफटीए डील है वो तभी साइन करेंगे जब उनके रेट्स को लेकर क्लैरिटी होगी कि भाई ये टैरिफ लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। राइट? और ये क्यों हुआ है, ये टाइमलाइन आप लोग देखिए बच्चों, ये आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। 6 फरवरी 2026 को इंडिया एंड यूएसए जो है इशूड अ स्टेटमेंट टू द फ्रेमवर्क ऑन द इंटरिम पैक्ट, है ना। अब उसके बाद 6 फरवरी को किया, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, 25% रशियन ऑयल लिंक्ड टैरिफ जो है वो इंडिया से हटाया, और इंडिया का टैरिफ केवल कितना रह गया, 25% रह गया। राइट? इसके बाद 20 फरवरी एक लैंडमार्क डेट है यूएसए की हिस्ट्री में, जहां पे यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने जो अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा रहा था उसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और 24 फरवरी को यूएसए ने सभी देशों के ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया, सभी देशों ने जिसके साथ वो ट्रेड कर रहे हैं फॉर 150 डेज। सो इंडिया का जो टैरिफ है वो 10% पे आके खड़ा हो गया था, है ना। उसके बाद 11-12 मार्च को, यानी अभी से एक हफ्ते पहले, यूएसटीआर जो है, यूएस का जो ट्रेजरी रिजर्व है, उसने एक प्रोब लॉन्च किया जिसमें बताया कि भाई कहां कहां पे हम लोग एडिशनल टैरिफ, किन किन देशों पर हम एडिशनल टैरिफ लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं, है ना। और 16 मार्च को भारत सरकार ने ये अनाउंस कर दिया कि डील विल ओनली बी साइंड आफ्टर यूएस फाइनलाइजेस टैरिफ ऑन इंडिया एंड अदर कंट्रीज।
जब तक आप टैरिफ हमारे पे कितना लगाओगे नहीं लगाओगे पहले क्लियर करो, तो बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए बच्चों, इस पैराग्राफ को पढ़िए। 20 फरवरी को, क्योंकि आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, 20 फरवरी को यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जिनको मैं भूरे बाल वाले फूफा जी कहता हूं, उन्होंने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट आईईईपीए का यूज किया है। इकोनॉमिक इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल किया है टू लेवी द रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन अमेरिकाज ट्रेड पार्टनर्स। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये कोई इमरजेंसी तो है ही नहीं, आप तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ अपनी मर्जी से लगाई जा रहे हो, तो ये नहीं चलेगा, इसलिए सारे टैरिफ खारिज कर दिए गए। लेकिन यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इतना गुस्सा हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम टैरिफ हटा दो, लेकिन मैं 10% टैरिफ एक्स्ट्रा लगा रहा हूं ऑन अंडर विच सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट 1974। 150 दिन के लिए मैं ट्रेड एक्ट के तहत 10% टैरिफ तो सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स पर लगाता हूं, चाहे वो चाइना हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इराक हो, सऊदी अरेबिया हो, कोई भी देश हो, मैं उनके ऊपर, इंडोनेशिया हो, मैं उनके ऊपर 10% का तो टैरिफ लगाऊंगा ही लगाऊंगा। मतलब टैरिफ पगलू हैं डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से, राइट। सो आईईईपीए की वजह से जो टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रोक डाउन किया है, उसके बाद इंडिया को भी क्लैरिटी नहीं है कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप वापस क्या करेगा नहीं करेगा। तो इंडिया ने क्या कहा है कि यूएसए के साथ जो एफटीए है, ये अभी पूरी तरह से क्या है, ये पूरी तरह से अभी एफटीए जो है ये होल्ड पे डाल दी गई है कि भाई साइन तभी करेंगे। भाई इंडिया टू साइन यूएस डील ओनली आफ्टर का मतलब क्या है, होल्ड पे है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो है इसके अलावा अमेरिका ने भी कहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम तो इंडिया के ऊपर जो 18% टैरिफ है वो रहेगा ही रहेगा। इंडिया जो है वो रशिया का ऑयल नहीं खरीदेगा। हालांकि इंडिया ने इन सब बातों को रिफ्यूट किया है, तो अब देखा जाएगा आगे कैसे क्या चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड न्यूज की तरफ। अब ये न्यूज प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों, देखिए ये न्यूज जो है ये सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी टाइप आप मान सकते हैं कि जो हमारी नेवल वारशिप्स हैं, एस्कॉर्ट्स द इंडियन नेवल, है ना, एस्कॉर्ट्स द इंडियन नेवल आउट ऑफ द फ्रॉम द गल्फ ऑफ ओमान। तो हमारा जो गल्फ ऑफ ओमान है उसमें से इंडियन वेसल्स को निकाला जा रहा है, एस्कॉर्ट किया जा रहा है। ठीक है, इंडियन नेवी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है और हमारे जितने भी वेसल फंसे हुए हैं धीरे धीरे करके उनको लेके आ रही है। जैसे शिवालिक, नंदा देवी, जगलाड़की जो है ये गल्फ ऑफ ओमान से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए लेके आ रहे हैं। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था बच्चों, शिवालिक, नंदा देवी, जगलाड़की। कल का अगर आपने नहीं देखा है न्यूज एनालिसिस तो आप उसमें देखिए, मैंने ये बताया था शिवालिक, नंदा देवी, जगलाड़की इनको निकाला था। लेकिन ये न्यूज आज हम कवर क्यों कर रहे हैं, आई टेल यू बिकॉज ऑफ वन इंपॉर्टेंट रीजन, कि सरकार ने ये कहा है कि हम कौन से ऑपरेशन के तहत इन सारी शिप्स को वापस सेफली लेके आ रहे हैं, वो है ऑपरेशन संकल्प। पास्ट में यूपीएससी में आपसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि भाई ऑपरेशन फलाना फलाना ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो ऑपरेशन संकल्प इसलिए आप लोगों के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। एक और खास बात, ये जो ऑपरेशन संकल्प है ये कोई आज लॉन्च किया हुआ नहीं है कि इराक इजराइल वॉर के बाद लॉन्च किया गया हो, नहीं। इट वाज लॉन्च्ड इन जून 2019, ये 2019 से चल रहा है। और यही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बन जाता है कि जो ऑपरेशन संकल्प ensures the safe passage of Indian flagged vessels through the critical sea lanes and saw the action including the Houthis attack। तो पहले जब हouthi अटैक हुआ था और अब जब इजराइल ईरान वॉर चल रहा है, तब जो इंडियन फ्लैग्ड शिप्स जो हैं ये सावधानी से, है ना, ये इंडिया आ जाए, ये इंडियन नेवी का काम है। सो इट इज द ऑपरेशन ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इट इज द ऑपरेशन ऑफ इंडियन नेवी जिसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। और ऑपरेशन संकल्प का मेन काम क्या है कि जो भी इंडियन इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स हैं उन्हें क्रिटिकल सी लेन्स से, यानी बबल मंदेब हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, या आप लोगों का
या आप लोगों का स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, वहां से आप लोग क्या लेके आए, शिप्स सेफली इंडिया तक पहुंचे। ये ऑपरेशन संकल्प का काम है। मेरे गट फीलिंग कहती है बच्चों कि प्रीलिम्स में ये सवाल, इस बार वाले प्रीलिम्स में ही शायद ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन संकल्प क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं थर्ड न्यूज की तरफ, डेट इज सेंटर जो है, सेंटर हैड launched, center clears the quantum lab installation at 23 institutions in India, है ना, अराउंड 23 एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन NQM जो है, क्वांटम टीचिंग लेबोरेटरीज जो है ये बनाई जाएगी पूरे इंडिया के अंदर। तो क्वांटम लैब्स जो हैं ये बनाई जाएगी। अब ये क्यों बनाने की बात हो रही है, या क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, ताकि आपको ये चीजें पता रहे कि नेशनल क्वांटम मिशन जो है, इट वाज इट वाज लॉन्च्ड इन इट वाज लॉन्च्ड इन 2023। ठीक है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2023 अंडर, या बाय लिख देते हैं इसको, बाय डिपार्टमेंट ऑफ बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं एसएनटी लिख रहा हूं बच्चों, आई होप आप लोग समझ जाएंगे। बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अंडर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट टू क्रिएट अ क्वांटम टू क्रिएट अ क्वांटम टेक्नोलॉजी, यानी क्यूटी, क्वांटम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम इन इंडिया। क्वांटम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम इन इंडिया, भारत में क्वांटम टेक्नोलॉजी के इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। एक फन फैक्ट आपको बताता हूं जो आपके प्रीलिम्स में बहुत काम का होगा, कि इज द इंडिया इज द सेवंथ कंट्री इन द वर्ल्ड, सेवंथ कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव नेशनल क्वांटम मिशन, यानी क्वांटम मिशन से जुड़ा हुआ अगर कोई कंट्री है तो सेवंथ कंट्री है। तो बाकी के 6 कंट्रीज कौन सी हैं मैं आपको बताऊं, ये आपको नाम सुन के हैरानी होगी। फर्स्ट इज यूएसए, है ना, ऑफ कोर्स, है ना। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रिया। देन थर्ड इज फिनलैंड। देन फोर्थ इज फ्रांस। देन फिफ्थ is Canada, and then sixth is China. Now you remember these countries, they are very important for prelims, है ना। ये 6 कंट्री हैं जहां पे नेशनल क्वांटम मिशन करके अलग से क्या चल रहा है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इंडिया इज द सेवंथ कंट्री इन द वर्ल्ड। बड़ी बड़ी जापान इसमें नहीं है ना, ब्रिटेन इसमें नहीं है, जर्मनी इसमें नहीं है, साउथ कोरिया इसमें नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं है। तो नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है बच्चों, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो अगर इंडिया ने लॉन्च किया है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम अब क्वांटम लैब इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका जो बजट है आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द एनक्यूएम हैज अ प्रपोज्ड अप्रूव्ड बजट ऑफ 6,000 करोड़। बजट 2023 टू 2031 एम्स टू डेवलप 50 टू 1,000 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर। अभी क्यूबिट क्या होता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आपसे प्रीलिम्स में ये चीजें पूछी जा सकती है। जैसे बच्चों एक होता है बिट्स, है ना। बिट्स क्या होते हैं, बिट्स होते हैं 1 एंड 0, है ना। तो ये 1 एंड 0 कहाँ के लिए होते हैं बच्चों, जैसे 1 एंड 0 ये बेसिक कंप्यूटर्स में यूज होने वाली यूनिट्स है, बेसिक कंप्यूटर यूनिट्स हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो आपका जो बेसिक कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वहां पे यूज होते हैं 1 एंड 0। वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए, क्वांटम कंप्यूटर्स की जो यूनिट है,
क्वांटम कंप्यूटर की यूनिट को क्या क्या कहा जाता है? क्यूबिट। क्या कहा जाता है? क्यूबिट, QUBIT, क्यूबिट, या इसका फुल फॉर्म होता है क्वांटम बिट। वैसे आपको क्यूबिट से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी चलो लिख दिया, क्वांटम बिट्स, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है क्वांटम बिट्स। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग क्वांटम बिट्स बना रहे हैं, और हमारा फेज वन में हमारा क्या है कि 50 to 100 फिजिकल क्यूबिट्स हमें 5 साल में बनाने हैं, और 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स हमें 8 साल में बनाने हैं, मतलब 2031 तक हमें ये बनाने हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि इसका जो टेक्नोलॉजी है, अगर ये यूज होती है तो इसका यूज कहीं बहुत जगहों पर होता है। एनहेंस्ड एआई हो गया, फास्टर कम्युनिकेशन हो गया, सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट में हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग पावर में इंक्रीज हो गया, क्वांटम लैब का यूज बहुत जगह होता है। और अगर बच्चों हम लोग ये इकोसिस्टम डेवलप करते हैं तो पूरी दुनिया में इंडिया की तूती बोलेगी। अगेन कुछ चैलेंजेस भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। क्या? एक्सपेंसिव है, लिमिटेड एप्लीकेशन है, एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ा सा सेंसिटिव है कि ज्यादा गर्मी होगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह यूज होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं, लिमिटेड कंट्रोल जो है ये इसके अंदर मौजूद है। ये इसके कुछ चैलेंजेस भी मौजूद हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की फोर्थ न्यूज, है ना। क्रैब इन साइलेंट वैली फाउंड डिस्प्लेइंग बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत ही यूनिक केकड़ा हमें मिला है, क्रैब हमें मिला है कहाँ? साइलेंट वैली नेशनल पार्क में हमें ये क्रैब मिला है, जो क्या दिखाता है, जो मेल और फीमेल दोनों के बायोलॉजिकल ट्रेड्स जो हैं वो हमें बताता है ना। एक टाइनी क्रैब हमें मिला है which is displaying both male and female biological traits on the same body that is discovered in the Western Ghats। ध्यान रखना, इस स्पीशी को क्या बोला गया है? वेला कार्ली बोला गया है। देखो, आपसे एनवायरनमेंट के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ये प्रीलिम्स के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछा जा सकता है कि वेला कार्ली वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो वेला कार्ली क्या है भैया? तो वेला कार्ली इज अ स्पीशीज ऑफ अ क्रैब, है ना। ध्यान रखना, द डुअल सेक्स कंडीशन वाज ऑब्जर्व्ड इन 3 क्रैब्स फाउंड इन द ट्री होल्स इन साइलेंट वैली। एक और इंपॉर्टेंट चीज, चलो ये तो ठीक है कि साइलेंट वैली में मिला और जो भी है, वेला कार्ली इज एन endemic freshwater crab found only in the forest and streams of the central western ghats। आपसे यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऐसे सवालों की भरमार है, ऐसे सवालों का मतलब वहां पे उनको पूजा जाता है भगवान की तरह। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, है ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स है कि वेला कार्ले जो है ये एक एंडेमिक फ्रेश वाटर क्रैब है, नॉट अ सॉल्ट वाटर क्रैब। ठीक है, तो ये सॉल्ट वाटर क्रैब नहीं है, ये एक फ्रेश वाटर क्रैब है जो केवल कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। यूं मत सोचिएगा कि अगर आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि इट इज फाउंड इन दी it is found in the entire coastline of India, एंटायर कोस्टलाइन ऑफ इंडिया। अगर आपसे ये पूछ लिया तो ध्यान रखना ये सवाल गलत है। एंटायर कोस्टलाइन में नहीं पाया जाता है भैया, ये केवल और केवल कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। ऑल्सो दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द, है ना, जो गैनेंड्रोमॉर्फी है, अ रेयर कंडीशन इन विच इंडिविजुअल एग्जिबिट्स बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भाई वेला कार्ली क्रैब जो है इट शोज द फीचर्स ऑफ गैनेंड्रोमॉर्फी। तो अब ये गैनेंड्रोमॉर्फी का ही वे अब ये उस समय अगर कोई बड़ा टेक्निकल शब्द आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पता है कि एग्जिबिट्स बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन एग्जाम में नहीं याद आए तो ये चीज ध्यान रखना, है ना। आगे न्यूज में हमें क्या पढ़ने को मिलता है? दिस फिनोमिनन इज रेयर इन क्रुटाशियंस, है ना, क्रस्टेशियंस हैज नेवर बीन रिपोर्टेड इन द फ्रेश वाटर क्रैब फैमिली, है ना। तो पहले फ्रेश वाटर क्रैब फैमिली में ये देखने को हमें नहीं मिला था, ये पहली बार हमें ये फिनोमिनन देखने को मिल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। गैनेंड्रोमॉर्फी है, दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ गैनेंड्रोमॉर्फी, दैट इज रेयर कंडीशन इन विच द इंडिविजुअल एग्जिबिट बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रैब का नाम है वेला कार्ली, फ्रेश वाटर क्रैब है और केवल सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। बाकी सब न्यूज काम की नहीं है, लेकिन ये कुछ न्यूज है, ये बहुत ज्यादा काम की है, क्योंकि क्रैब जनरली कोस्टल एरिया में मिलते हैं। तो हमें लगता होगा कि नहीं नहीं, तमिलनाडु में भी मिलता होगा, उड़ीसा में भी मिलता होगा। जी नहीं, केवल सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स में ही मिलता है। ईस्टर्न घाट्स, उड़ीसा, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे नहीं मिलता है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। जबकि क्रैब्स वहां पे मौजूद है, लेकिन ये क्रैब वहां पे मौजूद नहीं है। आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आज के एडिटोरियल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेबरहुड डिप्लोमेसी एंड इट्स वेस्ट एशिया चैलेंजेस, सुहासिनी हैदर मैम ने ये लिखा है। थोड़ा सा सरकार के प्रति बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती हैं, तो इस एडिटोरियल में सरकार को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग इनको ऐसा नहीं करेंगे कि भाई जो है हम लोग मतलब इनके विचारों को सम्मान देते हुए एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे लिखे हैं, है ना। देखते हैं क्या। सबसे पहला ऑथर लिखते हैं कि द एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन वेस्ट एशिया, द एस्केलेशन ऑफ conflict in West Asia have severe spillover effect on the South Asia, threatening the region's energy security, ट्रेड एंड सेफ्टी ऑफ इट्स वास्ट डायस्पोरा। बिल्कुल सही बात है कि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है उसका बहुत बड़ा नुकसान एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड और जो वास्ट डायस्पोरा की जो सेफ्टी है उस पर पड़ेगा। द एडिटोरियल क्रिटिक्स इंडियाज रीसेंट डिप्लोमेटिक पोस्चर एज बीइंग ओवरली अलाइंड विथ यूएस इजराइल एक्सेस। ऑथर कहते हैं कि इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा यूएस इजराइल एक्सेस की तरफ जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, न कि जो है अपना खुद का एक स्टेंस ले रहा है। इट आर्ग्यूज दैट न्यू दिल्ली मस्ट रिकैलिब्रेट इट्स अप्रोच, रिटर्निंग टू इट्स ट्रेडिशनल पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक बैलेंस टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट, safeguarding its diaspora and maintain its credibility as the regional leader and net security provider in the Indo-Pacific region। ऑथर कहते हैं कि भाई इंडिया जो है वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने इंडो पैसिफिक रीजन में, न कि वो अपनी जो है जो यूएसए इजराइल एक्सिस की तरफ ज्यादा झुके, ठीक है। नाउ व्हाट ऑथर इज सेइंग, इंडियाज स्टैंड कुड रेज आईब्रो, है ना। ऑथर कहते हैं कि भाई इट इज अ डेविएशन, इंडिया का जो स्टैंड है वो इट इज अ डेविएशन फ्रॉम रीजनल नॉर्म्स, है ना। इंडियाज डिलेड रेस्पॉन्स टू द किलिंग ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर एंड सिविलियन कैजुअलिटीज contrasted sharply with the immediate condemnations issued by the neighbors like Bangladesh, Pakistan, Maldives and Sri Lanka, right। डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल पॉलिसी की अगर बात करें तो इंडिया करंट डिप्लोमेटिक स्टैंड अपीयर्स एनामलॉस, है ना, एनामलॉस टू द रीजन। इट कंडेम्ड ईरान्स रिटेलिएशनरी स्ट्राइक्स while refraining from criticizing US or Israeli action, a shift largely attributed to recent high level, a shift a shift largely attributed to recent high level bilateral engagement with Israel। Recently इंडिया ने ईरान की रिटेलिएशनरी स्ट्राइक्स को तो कंडेम किया यूनाइटेड नेशन में, लेकिन यूएस और इजराइल के एक्शन के लिए कुछ भी नहीं किया, क्रिटिसाइज नहीं किया, केवल ये कहा रीजन में पीस होनी चाहिए। सो कई लोग इसके ऊपर आईब्रोज उठा रहे हैं कि भाई ये इसलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ईरान पर जब इसराइल ने अटैक किया उसके 2 दिन पहले वो कहाँ जाके आए थे, वो इसराइल जाके आए थे, है ना। द नेसेसिटी ऑफ बैलेंस, ऑथर कहते हैं व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ बैलेंस, रिवर्टिंग टू द बैलेंस्ड पॉलिसी दैट मेंटेन्स स्ट्रॉन्ग टाइज अक्रॉस रीजनल फॉल्ट लाइन इज क्रूशल। ऑथर कहते हैं कि हमें एक बैलेंस्ड पॉलिसी रखनी बहुत जरूरी है ना, that maintains strong ties across the regional fault lines। This neutrality has historically generated trust, which is practically necessary for securing the safe passage of Indian vessels through critical choke points like Strait of Hormuz। हालांकि इंडिया ये चीज कर रहा है ना, इंडिया जो है वो
बहुत साइलेंट रह रहा है कई सारे इश्यूज पर। तो लोग जो हैं वो ये चीज कह रहे हैं कि भाई इंडिया साइलेंट क्यों है। भाई इंटरनेशनल रिलेशन में साइलेंट होना भी एक स्ट्रेटेजी होती है बच्चों। ठीक है, साइलेंट होना भी एक स्ट्रेटेजी है। ऐसा नहीं है कि इंडिया बोल नहीं सकता। और मैंने आपको अभी पहली न्यूज में बताया कि इंडिया तीन जो ऑयल वेसल्स हैं, एलपीजी वेसल्स हैं, उनको सक्सेसफुली लेके आ चुका है। तो ये बड़ी बात है। तो साइलेंट होना, मेंटेन बैलेंस पॉलिसी होना, इंडिया आज भी उसे निभा रहा है। लेकिन ये बात सही है कि इंडिया धीरे 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 किसकी तरफ झुक रहा है, धीरे धीरे जो है अमेरिका और इसराइल की तरफ थोड़ा बहुत अपना झुकाव तो वो दिखाता ही है ना। ऑथर अपने सेकंड आर्ग्यूमेंट में कहते हैं इकोनॉमिक, रीजनल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इट हैज अ स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन द साउथ एशिया, है ना। द कॉन्फ्लिक्ट एक्सकार्बेट्स existing regional vulnerabilities threatening supply chains, remittances, and energy security. Neighbors are already turning to New Delhi for critical supplies like petrol and diesel. Already हमारे जो neighbors हैं वो हम हमारी तरफ देख रहे हैं कि भाई इंडिया अपने वेसल्स लेके आ रहा है तो थोड़ा पेट्रोल हमें भी पहुंचा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इंडिया खुद भी इन चीजों में बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। सो ऑथर कहते हैं कि भाई हमें ऑल ऑफ रीजन अप्रोच की तरफ जाना चाहिए। बहुत अच्छा है ना वे फॉरवर्ड ऑथर ने दिया है। इंडिया मस्ट प्रोएक्टिवली मैनेज दीज रिसोर्स क्राइसिस टू अवॉइड पास्ट missteps such as 2021 vaccine halt and capitalize on the goodwill generated by the initiatives like वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम, है ना। ऑथर कहते हैं कि भाई जैसे जो पहले की तरह भाई जब कोरोना आया था तब भी अमेरिका और बड़े बड़े देशों ने वैक्सीन जो थी वो होल्ड पे डाल दी थी कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते। लेकिन इंडिया वाज द ओनली कंट्री जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत हमने कई छोटे छोटे देशों को वैक्सीन पहुंचाई थी। कईयों को तो फ्री में भी दी थी कि तुमसे क्या पैसा लेंगे, ठीक है जाओ रखो 10 रुपए का तुम भी चॉकलेट खाना। ऐसा करके हमने जो है हमने उनसे पैसा तक भी नहीं लिया। और कई कंट्रीज से अगर पैसा लिया तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे पैसा लिया। जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है बस वो है, चाय पानी का जो लिया हमने वो लिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, वैसा ही कुछ हमें अभी करना चाहिए। थर्ड आर्ग्यूमेंट ऑथर कहते हैं सोशियो पॉलिटिकल शिफ्ट, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड यूथ डिसअफेक्शन हैज रीशेप्ड द साउथ एशियाज पॉलिटिकल लैंडस्केप। ऑथर कहते हैं कि जो यूथ डिसअफेक्शन है और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है उसने साउथ एशिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को रीशेप किया है। जैसे जेंजी लेड गवर्नमेंट इन नेपाल, है ना। सो इंडिया मस्ट अडेप्ट इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी टू एंगेज इफेक्टिवली विथ दीज न्यू मैंडेट्स। तो जो नए मैंडेट्स हैं उनके साथ जो है एक्टिवली, जैसे नेपाल में अभी बालेन शाह की नई सरकार बनी, है ना। आप अपने जो छोटे भाई हैं बांग्लादेश, वहां पर भी जो खालिदा जिया के जो बेटे हैं वो प्रधानमंत्री बनकर आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें एक नए तरह से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अब क्या करना होगा, अपनाना होगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करें तो इज द यूनिलेटरल सिंकिंग ऑफ आईआरएस डेना बाय द यूएस challenges the India's stature as the net security provider। हालांकि देखो बच्चों मैं इसमें एक चीज जो है थोड़ा सा कंटेंट करता हूं। ये बात ठीक है कि इंडियन ओशन भले ही हमारे देश के नाम पर है पर वो पूरे इंडिया का नहीं है, इंडिया के बाप की जागीर नहीं है। इंडिया उसमें बहुत अपना स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है। लेकिन आईआरएस डेना को जब यूएसए ने टारगेट किया तो वो इंटरनेशनल वाटर में किया था, सबसे पहली बात। और अगर आप लोगों को नहीं पता है आप लोग कमेंट में शुरू करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन ओशन में अमेरिका का नेवल बेस मौजूद है। ऑलरेडी नेवल बेस मौजूद है, राइट। तो मॉरिशियस और यहाँ पे इनका अमेरिका का नेवल बेस मौजूद है जिसके लिए लड़ाई चल रही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, है ना। तो ब्रिटेन और अमेरिका का नेवल बेस मॉरिशियस में मौजूद है। तो अमेरिका इज ऑल्सो a net security provider of the Indian Ocean. He is present in the Indian Ocean. Yes, I understand कि इंडियन ओशन में इंडिया की धाक होनी चाहिए क्योंकि वो इंडिया के नाम पर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इंडिया ही इंडियन ओशन में है। एक और भी कई सारे देश हैं जो इंडियन ओशन में मौजूद हैं। खैर, to counter the unilateral actions by major power, even the Quad partners, India must strengthen regional maritime framework,
है ना, सच एज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन, आईएफसी, आईओआर। इन तीनों को हमें क्या करने की जरूरत है, अपग्रेड करने की जरूरत है, ऐसा ऑथर कह रही है। ठीक है, चलिए थर्ड एंड द लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क ऑथर कहते हैं न्यू दिल्ली मस्ट रीस्टोर द बैलेंस। हाउ? सबसे पहला, लेवरेजिंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म एज द अपकमिंग चेयर ऑफ ब्रिक्स समिट 2026 एंड अ की वॉइस इन द क्वाड, India must navigate a complex dynamics. India must navigate the complex dynamics between rival nations such as Iran and UAE within the BRICS to forge diplomatic कंसेंसस। हम डिप्लोमेटिक कंसेंसस की तरफ आगे बढ़े। दूसरा ऑथर कहते हैं हमें हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करके रखनी है। द एडिटोरियल स्ट्रांगली एडवाइजेस न्यू दिल्ली टू अबेंडन इट्स करंट tilt and return to traditional diplomatic tightrope। है ना, ऑथर कह रहे हैं कि भाई जो ये हम टिल्ट दिखा रहे हैं यूएसए इजराइल की तरफ, ये हम लोग न दिखाएं और हम लोग हमारे डिप्लोमेटिक टाइट रोप की तरफ रखें जहां पे हम सबको साथ में लेके चलते हैं। दिस स्ट्रेटेजिक बैलेंस इज एसेंशियल टू सेफगार्ड द इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, इट्स इमीडिएट नेबरहुड एंड द ब्रॉडर ग्लोबल साउथ। है ना, ब्रॉडर ग्लोबल साउथ के लिए, इमीडिएट नेबरहुड के लिए और भारत के खुद के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसके लिए बहुत ज्यादा क्या है, असेंशियल है। चलिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द वेस्ट एशिया इम्पैक्ट इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी? है ना, इम्पैक्ट द इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, डिस्कस द नीड फॉर द कैलिब्रेटेड डिप्लोमेटिक रेस्पॉन्स टू मेंटेन रीजनल ट्रस्ट। पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने से भारत की पड़ोसी प्रथम नीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्षेत्रीय विश्वास बनाए रखने के लिए एक सुविचारित कूटनीतिक प्रक्रिया की आवश्यकता पर चर्चा करें। जीएस पेपर 2 से जुड़ा बहुत अच्छा सवाल है, 150 वर्ड्स का सवाल है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर अगर आप लोगों ने लिखा है तो इसका आंसर आप iasarambh@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पर आपके आंसर का फ्री इवैल्यूएशन करके विद इन 2 आवर्स विथ प्रोज एंड कॉन्स हम आपको आपका आंसर वापस भेजते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी एडिटोरियल की तरफ, दैट इज बेलम एज द टेस्ट ऑफ न्यू मॉडल फॉर द फॉरेस्ट फाइनेंस। है ना, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है। कल की क्लास में हमने बेलन जो है बेलम इंडिकेटर्स के बारे में बात किया था बच्चों, 59 बेलम इंडिकेटर्स के बारे में बात किया था जिसमें वाटर गवर्नेंस के ऊपर था। तो आज उसी बेलम समिट में फॉरेस्ट फाइनेंस को लेकर भी बहुत अच्छा एडिटोरियल है, लेट्स डिस्कस दिस। है ना, द एडिटोरियल ऑथर कहते हैं द एडिटोरियल एनालाइजेज द लॉन्च ऑफ ब्राजील्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। है ना, TFFF। ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। है ना, कि जो ब्राजील का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी है ड्यूरिंग COP30 क्लाइमेट समिट हेल्ड इन बेलम इन नवंबर 2025। तो ये किसने लॉन्च किया था? TFFF, ब्राजील ने ये लॉन्च किया था, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। ध्यान रखना, नाम है कंट्री का, ब्राजील ने ये लॉन्च किया था। आपसे ये कंट्री का नाम बदल बदल के पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं बच्चों। ठीक है, वाइल द TFFF represents a paradigm shift by compensating countries for maintaining standing forest rather than just curbing deforestation. It faces intense scrutiny regarding the structural equity, accountability, and exclusion of indigenous people and local communities from the core decision making process। है ना, ऑथर कहते हैं कि ये बात ठीक है कि जो TFFF है, it represents a paradigm shift by compensating countries फॉर मेंटेनिंग स्टैंडिंग फॉरेस्ट। अगर आप अपने जो आपके जो वन है उनको आप खड़ा रखते हैं, इसके लिए आपको कंपनसेशन मिलेगा, केवल डिफॉरेस्टेशन को कर्व करने के लिए ही नहीं मिलेगा। यानी आपके पास फॉरेस्ट है तो भी आप बहुत कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं उन्हें काट कर, तो उसके लिए भी आपको उनको कंपनसेशन मिलेगा। ये है TFFF पॉलिसी जो COP30 क्लाइमेट समिट में हुई थी नवंबर 2025 में। इसकी घोषणा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? ब्राजील द्वारा की गई थी। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, लेट्स डिस्कस। सबसे पहली चीज है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना,
पैराडाइम शिफ्ट इन फाइनेंस, है ना। द टी ट्रिपल एफ कंपनसेट्स नेशन फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडिंग फॉरेस्ट, मूविंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ सोली फंडिंग अवॉइडेड डिफॉरेस्टेशन, फंडिंग अवॉइडेड डिफॉरेस्टेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों कि पहली बार जो है ये जो पॉलिसी है, ये किसके लिए कंपनसेशन दे रही है, किसके लिए पैसा दे रही है, ये उसके लिए पैसा दे रही है उन नेशंस को जो अपने स्टैंडिंग फॉरेस्ट को मेंटेन करते हैं, उनको काटते नहीं है। यानी पहले क्या होता था, पहले उन नेशंस को पैसा दिया जाता था कि भाई पेड़ तो काट दिए, अब उनको पैसा दिया जाता था कि भाई तुम पेड़ उगाओ, है ना। लेकिन अब किन के लिए दिया जा रहा है कि भाई तुम्हारे पास पेड़ है, उसे मेंटेन रखो, राइट, उसके लिए हम तुम्हें पैसा देंगे, राइट। सो इट विल इंक्रीज द ग्रीनरी, है ना, एंड द फाइनेंशियल कमिटमेंट। इट ऑपरेट्स, टी ट्रिपल एफ operates to generate long-term returns rather than acting purely as a donation vehicle, securing over 5.5 billion initially, including a $3 billion pledge from Norway. नॉर्वे ने कितना प्लेज किया है? $3 बिलियन जो है वो अकेले नॉर्वे ने प्लेज किया है, 5.5 बिलियन इनिशियली जो प्लेज आया है। देन थर्ड आर्ग्यूमेंट है इंडिजीनियस कोटा वर्सेस वोटिंग राइट्स। तो मैंडेटरी, टी ट्रिपल एफ में क्या है, मैंडेटरी 20% ऑफ द परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स आर रिजर्व्ड फॉर इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज। बहुत बड़ी बात है, डिस्पाइट एक्सटेंसिव को डिजाइन कंसल्टेशन involving over 400 community leaders, these representatives lack actual voting rights on the fund's main governing bodies। ये एक छोटा सा इसमें प्रॉब्लम है कि भाई 20% पैसा रिजर्व्ड जो उनके लिए रिजर्व किया गया है, जो इंडिजिनियस पीपल है, लोकल कम्युनिटीज है, उनके लिए रिजर्व किया गया है। लेकिन इसमें जो मेन गवर्निंग बॉडी है उसमें जो कम्युनिटी लीडर्स है उनका एक्चुअल वोटिंग राइट नहीं है, राइट। ये एक थोड़ा सा इशू जरूर है। देन सिविल सोसाइटी का भी इसमें एक क्रिटिसिज्म आया है। क्या? ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ग्लोबल फॉरेस्ट कोएलिशन जीएफसी लेबल द फंड एज colonialistic, है ना। They argue it relies heavily on the market logic and enriches intermediaries while ignoring the root drivers of deforestation, that is agribusiness expansion, mining projects and large infrastructure। तो लोग कह रहे हैं कि भाई जो है, जो जीएफसी जो है, ग्लोबल फॉरेस्ट कोएलिशन जो है, वो कह रहा है कि जो फंड है ये बहुत ज्यादा कोलोनियलिस्टिक फंड है ना। इट रिलाइज हैवीली ऑन द मार्केट लॉजिक व्हाइल इग्नोरिंग द रूट ड्राइवर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, है ना। डिफॉरेस्टेशन के मेन कारण क्या है, रूट ड्राइवर्स क्या क्या है ना। ऑथर कह रहे हैं कि वो है एग्री बिजनेस, एक्सपेंशन, देन माइनिंग प्रोजेक्ट्स, देन लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको तो आपने एड्रेस ही नहीं किया। देन इनएडिक्वेट वैल्यूएशन आपने लगाई। क्रिटिक्स हाईलाइट दैट द प्रपोज्ड पेमेंट रेट, दैट इज $4 per hectare, severely undervalues the ecosystem services provided by the standing forest, risking a scenario where a national government absorb a fund while local stewards receive minimal benefits। क्योंकि ये $4 पर हेक्टेयर जो आएगा, ये आएगा किसके पास? सरकार के पास ही आएगा। आप लोगों के खाते में तो जमा कर नहीं सकते, जिससे करप्शन बढ़ेगा। तो जब ये सरकार के पास ही आएगा, तो जो लोकल स्टीवर्ड्स हैं, जो उन फॉरेस्ट को मेंटेन रख रहे हैं, क्या वो फॉरेस्ट को मेंटेन रखेंगे अगर उनको मिनिमल बेनिफिट मिलेगा? तो ऑथर ये कह रहे हैं, ठीक है। देन सेकंड इज कंजर्वेशन ओवरलुक्स पावर इम्बैलेंसेस, है ना। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की अगर बात करें, तो to aid forest nation in navigating TFF eligibility, Brazil launched a digital platform in the partnership with UNDP, FAO, Food and Agriculture Organization, World Wildlife Fund, WWF, and Global Alliance for Territorial Community, focusing on capacity building and independent knowledge sharing, है ना। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी ब्राजील ने लॉन्च किया है, जिसका नामकरण अभी रखा नहीं गया है, लेकिन आगे जाके रखेंगे, है ना। सो ऑथर कहते हैं द स्ट्रगल फॉर टेरिटोरियल राइट्स, द इंडिजिनियस ग्रुप्स इन अमेजन conservation is an existential battle. Protest at COP30 underscored that indigenous land cannot be treated merely as financial
कम्युनिटी के जो इंडिजिनियस लैंड है, ट्राइबल लैंड है, वो एक फाइनेंशियल कमोडिटी की तरह आप उसे ट्रीट नहीं कर सकते, है ना। तो दिस इज द स्ट्रगल फॉर टेरिटोरियल राइट्स ऑल्सो। देन ऑथर कहते हैं लैंड टेन्योर एज अ प्रायोरिटी, है ना। द फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट लीडर पार्टनरशिप FCLP रिन्यूड इट्स फॉरेस्ट एंड लैंड टेन्योर प्लेज। ध्यान रखना बच्चों, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर पार्टनरशिप रिन्यूड इट्स फॉरेस्ट एंड लैंड टेन्योर प्लेज कमिटिंग $1.8 billion from 2026 to 2030 to secure land rights for indigenous and Afro-descendant communities, acknowledging that without secure tenure, the Amazon remains deeply vulnerable. Right? Then climate justice की अगर बात करें तो groups like Conservation International emphasize that nature protection and climate justice are inextricably linked. Financing alone is inadequate against the pressure of extractive industries if it is not accompanied by the real shift in power and the local accountability. तो ऑथर कह रहे हैं कि भाई ये जो फाइनेंस, केवल फाइनेंस करना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रेशर के खिलाफ काम नहीं आएगा। क्या आप 1 हेक्टर का $4 दे रहे हो, तो जो बड़ी बड़ी माइनिंग इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज हैं, ये उनको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज बोला गया है। तो उनके प्रेशर के विरुद्ध ये काम नहीं आएगा जब तक हम लोकल अकाउंटेबिलिटी और उनको पावर नहीं देते हैं। तो ठीक है। नाउ ऑथर अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में कहते हैं कि भाई जो क्लाइमेट फाइनेंस है या जो फॉरेस्ट फाइनेंस है, इट इज बियॉन्ड द मनी, है ना। फर्स्ट शुड बी द ट्रांसफर ऑफ पावर। द अल्टीमेट क्रेडिबिलिटी ऑफ TFF hinges on the hinges on the ability to decentralize power to the forest communities rather than reinforcing historical top down hierarchies, है ना। तो ऑथर कहते हैं कि भाई हमें क्या करना है, हमें पावर को डिसेंट्रलाइज करना है फॉरेस्ट कम्युनिटी के लिए, ताकि हम लोग टॉप डाउन हायरार्की को खत्म कर सकें, है ना, जो इतने कब से चल रही है। देन लास्टिंग प्रोटेक्शन, genuine conservation requires the global climate finance actively strengthen community land rights and local governance, ensuring funds are accessed and controlled by the very people whose survival depend on the forest, है ना। ये फाइनेंस उन्हीं द्वारा एक्सेस और कंट्रोल होना चाहिए जिसके ऊपर फॉरेस्ट निर्भर है और जिनकी वजह से फॉरेस्ट भी है, वरना अगर वो फॉरेस्ट काट देते, जला देते तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। द सक्सेस ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट ट्रीटीज हेवीली डिपेंड्स ऑन रिजॉल्विंग पावर imbalances between global north and south as well as between states and indigenous population. Discuss with reference to the recent developments at the COP30 climate summit. वैश्विक पर्यावरण संधियों की सफलता काफी हद तक वैश्विक उत्तर और दक्षिण के साथ साथ राज्यों और स्वदेशी आबादी के बीच शक्ति असंतुलन को हल करने पर निर्भर करती है। COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में इस पर चर्चा करें। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा बहुत अच्छा सवाल है। 150 वर्ड्स में लिखना है। 10 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है। आपने अगर अपना आंसर लिखा है तो आप अपना आंसर iasrambh@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पर आपके आंसर का फ्री इवेल्युएशन 2 आवर्स के अंदर अंदर करके विथ प्रोज एंड कॉन्स हम आपको आपका आंसर वापस भेजते हैं, ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे इस क्लास की PDF हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, तो आप वो हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू द फ्रेंड्स ग्रुप जो आप ही की तरह सीरियस हैं। कमेंट करें कि आज की क्लास में आपको क्या चीज सबसे इंटरेस्टिंग लगी, एंड आई विल मेक श्योर हम इसी एंथुजियाज्म के साथ कल भी आपके लिए क्लास लें। मैं मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़िएगा। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।